बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? जी, शुक्र अल्लाह का जी। मैं आपके सामने ये ले आता हूँ जो हमारा आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। इस पर अगर कोई बात करना चाहें तो ज़बरदस्त है, वरना फिर जो भी करना चाहें। ये इर्रेशनल बिलीफ नंबर 8 है, इसके पास बस 2 और रह गए। My past remains all important, and because something once strongly influenced my life, it has to keep determining my feelings and behavior today. We live in the past. We get our feelings from the past. ये है जी हमारा irrational belief. इस पर अगर कोई बात करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। एक हमारे पास चैट में क्वेश्चन आया हुआ है आसिफ का। वहां से आई थिंक वी कैन स्टार्ट। जी। क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्रिगर्स वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट कॉज ह्यूमन बीइंग्स, अदरवाइज रैशनल बीइंग्स, टू लूज देयर रैशनैलिटी इन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म? देखिए, इंसान कभी-कभी for many reasons, sometimes for popularity, sometimes in a reaction, we become impulsive. And then once we have made a mistake, we try to defend it. ये जो 2 मसले हैं ना इंसान के कि वो अ, सोचता नहीं है बहुत ज़्यादा बोलने से पहले, अक्सर औक़ात। अगर हम कॉन्शियस भी हो जाते हैं, तो देयर कम्स अ टाइम दैट जिधर हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, बोल देते हैं और फिर बाद में उसको डिफेंड भी करना चाहते हैं कि जो नहीं, वो ये मेरा मतलब नहीं था, मेरा दिस इज़ नॉट अ ये कोई इतना सीरियस इश्यू नहीं है। ये इस तरह के इश्यूज़ में इंसान पड़ जाता है कई दफ़ा और वो प्रॉब्लम डाल देती है। अदरवाइज़ आई थिंक अगर हमने अपनी तरबियत में काम किया है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अ, वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। प्लस मौसी साहब, ये क्या इसको देखने का ये भी एक अच्छा तरीका होगा कि लर्निंग कर्व का पार्ट होता है कि पहले हुँ, हम कोई ना कोई बिलीफ क्रिएट करते हैं और फिर उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं और उससे बेहतर बिलीफ क्रिएट करते हैं और इवेंचुअली राइट। उसको भी रिफ्यूट करके रिफ्लेक्ट करके तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। असल में वो बिलीफ्स हमारे ठीक होते हैं, ये बात आपकी ठीक है। होता क्या है कि जिस जगह पे भी आप खड़े हैं ना, उसमें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कई दफ़ा। यानी समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज़ दैट वी आर नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू व्हाट वी प्रेजेंटली वेयर वी हैव रीच्ड। ये भी मसला हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है? वो हम इम्पल्सिव हो जाते हैं, वी फॉल बैक। इसके लिए बड़ी तरबियत चाहिए, यानी तरबियत करते रहनी पड़ेगी, वरना वेरेवर यू बिकम अ लिटिल स्लैक इन दैट, तो ये हम वापस जा सकते हैं। वापस जाने का मतलब है कि उस मोमेंट में ये कोई लाजिम नहीं कि ये परमानेंटली कोई रिट्रैक्शन हो जाती है, यानी कोई परमानेंट नहीं चला जाता एक आदमी दूसरी पिछली स्टेज पे, लेकिन गलतियां होती रहेंगी और इन गलतियों के साथ अपने आप को इन पे रिफ्लेक्ट करना, इनको इग्नोर ना करना, इनके बारे में डिफेंसिव ना होना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अदरवाइज अगर हम डिफेंसिव रहेंगे तो फिर इसका इम्कान कम होता है कि उसको ठीक कर सकें। ट्रू। नौशाबा, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, सर आपका जब मैं आज ये सुन रही थी तो इसमें आपने कहा कि बचपन के कुछ इमोशंस होते हैं जो सही नहीं होते, डील नहीं होते और उस वज़ह से भी आपको बड़े होके प्रॉब्लम होते हैं। तो जब आप बड़े भी हो जाओ मतलब तो आपको कई दफ़ा वो बचपन के जो इमोशंस होते हैं वो कुछ समझ भी आ जाएँ तो लेकिन आप उनमें से निकल नहीं पाते, तो उसकी क्या रीज़न होती है? या जो जब एक बंदा बचपन में होता है तो वो अपने इमोशंस को किस तरह अवेयर हो सकता है कि मेरे इस वक़्त ये नहीं, इमोशंस हैं? बचपन में नहीं हो सकता। देखें, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कि बचपन से आदमी जो है वो अवेयर न जो इस वक़्त हो रहा है, आपको लेट्स से आर यू टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ?
जी। आप अपने बारे अगर अगर आपको कोई बचपन का वाक़या जो है या बचपन की कोई एटीट्यूड्स हैं बचपन के जो तंग करते हैं, तो उनको रिफ्रेम करने की कोशिश करें। यानी यूँ देख अभी तक मिसाल के तौर पर मैं अगर इस तरह से देख रहा हूँ कि मेरी वालिदा ने मुझे तो इजाज़त नहीं दी बहुत सारे मामलात की, लेकिन दूसरे भाइयों को दी, ठीक है? तो मुझे इसमें जो चीज़ नज़र आ रही है, वो नज़र आ रही है कि माय मदर वाज़ नॉट न्यूट्रल, ठीक है जी? या वो उन्होंने मेरे साथ कोई ज़्यादा सिवियर मामला किया, ज़्यादा स्ट्रिक्ट मामला किया। मैं इसमें जब तक इस कंस्ट्रक्शन के साथ उन वाक़यात पे गौर करता हूँ, तो उसके नतीजे में मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं, वो बहुत पॉज़िटिव नहीं डेवलप होती हैं अपनी वालिदा के लिए। लेकिन अगर मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि क्यों मसला हो गया, मैं उसको रिफ्रेम करता हूँ। ये जो कुछ मैंने इस वक़्त फ्रेम किया हुआ है, जो कुछ समझा हुआ है, ये भी मेरी एक इंटरप्रिटेशन है। अगर मैं इसको रिफ्रेम करता हूँ कि शायद इस तरह हुआ होगा, probably this is what happened, right? Maybe this is how she was looking at it, और उसको इस तरह से फ्रेम करें कि जिसके नतीजे में जो आपके अंदर इमोशन डेवलप हो रही है, which is slightly negative obviously, वो ना डेवलप हो, और उसको इंटरनलाइज कर उसके बार-बार उसके बारे में अपने अंदर डायलॉग क्रिएट करना शुरू कर दें। You will get over it। यानी असल में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से मैं जो बात करता हूँ ना बार-बार, वो ये है कि आपने ये नहीं सोचना कि ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं। आपने असल में ये सोचना है कि ये चीज़ें हम ना करें। यानी हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ क्या करें। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, जिधर हम कॉन्शियस हो गए हैं, और हर इंसान की जिस स्टेज पे भी वो कॉन्शियसनेस पैदा हो जाती है, तो वो जो कॉन्शियसनेस है, वो उसको उससे निकालने का बायस बन जाती है, जिस जगह पे वो फँसा होता है। लेकिन आप जो कर रही हैं, उसकी ज़िम्मेदारी आप पर है। वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। ये जी मैं इस वजह से ये कहता हूँ कि आपके लिए ये कोई परमानेंट इश्यूज नहीं बन गए। इफ यू वांट यू कैन गेट ओवर देम। और वो किस तरह से? बाय रीफ्रेमिंग दोज थिंग्स। रीफ्रेम करने का मतलब है उसको जरा रीइंटरप्रेट करके देखें। यानी अगर अगर आप इफ यू आर कंफर्टेबल, तो अपना कोई वाक्य अगर शेयर करें, तो हम उससे मदद करते हैं देखने की कि क्या उसकी रिफ्रेमिंग क्या हो सकती है। सर उस तरह कोई वाक़या नहीं है, लेकिन जिस तरह मतलब मुझे ये लगता है कि जिस हम एक एंगर का इमोशन था, तो वो क्योंकि बचपन में मेरे अब्बू बाहर होते थे, तो उनका आना-जाना पाकिस्तान कभी आते थे, कभी वापस चले जाते थे। तो वो एक उनका मिसिंग का एलिमेंट होता था, तो वो एक उससे मुझे आहिस्ता-आहिस्ता लगा कि मेरे अंदर ना एंगर शायद था, लेकिन कभी वो हुआ नहीं, लेकिन वो मुझे लगा कि बहुत अरसे बाद मैंने वो शो किया। तो अब उसको अब मुझे वो ठीक है, वो अब रियलाइज़ेशन होगी बड़ी होके कि अच्छा उस वक़्त कोई प्रॉब्लम्स थे जिस वज़ह से वो नहीं थे, सब कुछ था। राइट। लेकिन ये जो इमोशन ऑफ एंगर है, इससे निकलने में मतलब काफ़ी हद तक मैं कामयाब हो गई हूँ अब आके, लेकिन ये है कि फिर भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि एकदम छोटी-सी बात से फ्लेयर हो जाती हूँ। तो देखिए, आपको जो चीज़ दिख रही थी ना, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, इसको इस तरह से सोचें। आप जब कभी कोई मूवी देखते हैं ना, अ, देखी होगी कभी कोई मूवी तो जी। देखी होगी ना। असल में उसमें हम वी आर सिटिंग एट अ वेरी वेरी एट अ वांटेज पॉइंट। ठीक है, हम किस जगह पे बैठे होते हैं कि जिधर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो जो कुछ सोच रहे हैं, मैंने तो अब देखा है कि कई दफ़ा मूवीज़ में वो ये दिखाते हैं कि वो सोच भी ऊँचा रहे होते हैं। समझ आ रही है बात? यानी उनकी सोच जो है वो ऑडियंस के लिए होती है असल में। यानी यूँ नहीं होता कि एक आदमी ने कोई एक्शन करने के लिए वो प्लान कर रहा है, तो अब वो मुझे पता नहीं है कि क्या प्लान है इसका, मैं उसको जानता हूँ। हमारी रियल लाइफ में ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बल्कि जो हम कल वो बात कर रहे थे सेशन में, खानका सेशन में, कि ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, जो क्वेश्चन हैं, यानी हम लोगों के दिल दिल चीर के उनकी सिंसेरिटी को या इनसिंसेरिटी को जान नहीं सकते, वो जो काम भी कर रहे हैं। आपके वालिद साहब, आपको जो दिख रहा था वो ये था कि वो मेरे वालिद साहब आते हैं और फिर थोड़े अरसे के बाद चले जाते हैं, एंड उनको मेरी या मेरे बहन-भाइयों की या घर की कोई इतनी ज़्यादा परवाह नहीं है। उनके दिल में क्या गुज़र रही थी उस वक़्त, वी आर टोटली अनअवेयर ऑफ इट। आप अगर उसको थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि उनके दिल में क्या गुज़र रही थी, तो ये हो सकता है कि आपको जो गुस्सा है,
वो उनके लिए सिंपैथी में या एम्पैथी में या दुख में भी चेंज हो जाए। ये मैं कह रहा हूँ रीफ्रेम करना। हुँ, हुँ। बात समझ जी। में आ रही थी? यानी थोड़ी जी, देर जी। के लिए ये इमेजिन करें कि एक आदमी जो है वो क्या अपनी खुशी से आ जा रहा है या उसको वो मैं छोटा था ना मैं बच्चा था। मैं तो अपने पर्सपेक्टिव से देखने में मजबूर था। लेकिन आज सही। जब कि मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मैं असल में दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी देख सकता हूँ ज़िंदगी को। कि अच्छा वो इस तरह से देख रहा था, उसके लिए बड़ी तकलीफ़देह बात थी। मतलब वो जब जाते होंगे रात को जब अ, अगले दिन उन्होंने जाना होता होगा, तो वो रात कितनी ज़्यादा दुःख की रात होती होगी। प्रॉब्ली ही वुड प्रॉब्ली नेवर बी एबल टू शेयर विद यू कि उस वक़्त मेरे साथ क्या गुज़र रही होती थी और मुझे कितना अफ़सोस हो रहा होता था और घर के खाने भी याद आ रहे थे और ये भी याद आ रहा था। यू नो ऑल दीज़ थिंग्स बिकॉज़ आई हैव बीन देयर। मैं हुँ, हुँ। ये चीज़ मैं इस जगह पे रहा हूँ कि जिधर मोस्ट ऑफ द मंथ मेरा ट्रैवलिंग में गुज़रा करता था। एंड आई रिमेंबर कि घर आने के बाद जो कैफ़ियत होती थी, मैं किसी से ज़िक्र तो क्या करना है उसका, लेकिन वो ये होती थी कि यार अब अगला फिर 5 दिन जो है वो बाहर गुज़रने हैं। तो और एक नौइयत की जिसको आप कहते हैं ना कि मुश्किल में पड़ा होता था मैं। तो अल्लाह का एहसान है कि वो टाइम गुज़र गया है और ये ज़िंदगी अभी बाकी है कि थोड़ा-सा टाइम अपनी फैमिली के साथ भी गुज़ार लेते हैं। लेकिन ये भी एक यानी व्हाट आई एम सेइंग, आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी वो जी, जी। चीज़ जो आज आपके लिए गुस्से का बायस बन जाती है या बचपन में बनी, उसको अगर आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखें तो हो सकता है कि वो गुस्सा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, एक दूसरी फीलिंग डेवलप हो जाए। ग्रेटफुलनेस की कि उन्होंने हमारे लिए ये सब कुछ किया, यू नो हुँ, हुँ। ये वाला एस्पेक्ट ये ये मतलब कुछ इसमें ये है कि आप चाहे वो ओरिजिनल से रिले हो या ना हो, तो आपने पॉज़िटिव रह के एक फ्रेम स्टोरी को करना है, ज़हन में देखिए लाना है। वी डोंट नो एक्चुअली जो कुछ हाँ, आप कह रहे हैं ना कि ये हकीकत से रिलेट मतलब हकीकत के मुताबिक हो या ना हो, हकीकत के मुताबिक तो हम जानते ही नहीं, किसी भी चीज़ को नहीं जानते। यानी ये बात कि मैं जब किसी के एक्शन को इंटरप्रेट करता हूँ और ये सोचता हूँ कि ये शायद इसने इसलिए किया है, तो ये मेरी कंस्ट्रक्शन होती है। बिल्कुल। ये मेरी हकीकत होती है। ये कोई ऐसी हकीकत नहीं कि जिसके बारे में आप कहें कि ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है? सही। ये डेटा नहीं है। डेटा क्या है? डेटा अगर आपने देखना है तो डेटा क्या है कि वालिद साहब जो हैं वो थोड़े अरसे के बाद चले जाते हैं। उनके अंदर की फीलिंग्स क्या हैं, ये असल में डेटा नहीं है हमारे पास, ये तो हमारी असेसमेंट्स हैं। तो सही। वो आप अच्छा कर लेते आपने जो जिस चीज़ से आपको गुस्सा चढ़ रहा है, अगर आप उसकी इंटरप्रिटेशन चेंज कर दें तो गुस्सा नहीं चढ़ेगा। है वो इंटरप्रिटेशन ही, हैं दोनों ही इंटरप्रिटेशंस। सही। समझ आ रही ठीक। थी बात? यानी सही। मामला आपकी नज़र में आज तक हो सकता है वो हकीकत के करीब तर रहा हो, लेकिन आपको मैं एक चैलेंज देता हूँ ज़िंदगी के बारे में। आपने अगर यूँ समझ लें कि किसी भी वाक़ये को आज रीइंटरप्रेट करने की कोशिश करनी है, तो आप कोशिश करें कि अपने उस माहौल में जाकर तो उसके हक़ में दलाइल निकालने की कोशिश करें। आपको वो मिलने शुरू हो जाएँगे। सही। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। आपको असल में जब दूसरी तरफ से आप देखना शुरू करेंगे, तो आपको ऐसे वाक़यात मिलने शुरू हो जाएँगे कि अच्छा हाँ, ये इस मौके पर उन्होंने ये कहा था, व्हिच इज़ मोर इन कीपिंग विद दिस फैक्ट। हुँ, ठीक है हुँ। जी? ठीक। ये इंटरप्रिटेशन ज़्यादा ठीक लग रही है मुझे। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लाइफ़, क्योंकि ये जो ज़िंदगी में हम गुज़ार रहे हैं ना, इसके पज़ल को हम कंटीन्यूअसली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सही। और वो सॉल्यूशन कई दफ़ा ऐसे देते हैं जिससे हमारी अपनी फीलिंग्स जो हैं वो नेगेटिव साइड पे ज़्यादा चली जाती हैं। वी हैव टू बी केयरफुल विद दैट। ठीक। और ये ऑनगोइंग भी है, ये सिर्फ पीछे के वाक़यात नहीं है। यानी आप बच्चों के हवाले से जब फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करें, किसी भी चीज़ में, तो थोड़ी देर के लिए महसूस करें कि उनके पर्सपेक्टिव से, ठीक है? यानी आप अभी महसूस करिए कि मैंने ये कहा, उसने ये नहीं किया, इससे आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, ठीक है? वो ये करना चाहता ही नहीं था, ये आपके अंदर फीलिंग्स सोच डेवलप होगी। इसके नतीजे में आपकी फीलिंग्स जो हैं वो नेगेटिव हो जाएँगी। आप थोड़ी देर के लिए उसके पर्सपेक्टिव से देखें, अपने वो वाक़यात याद करें कि जिधर आपसे ये मामला हो जाया करता था, ठीक है? उस वक़्त ऐसा नहीं था कि मेरा कोई मकसद बड़ों की बेएहतरामी करना था। यानी मेरा दिल नहीं कर रहा था किसी वजह से, मैं आई कुड नॉट कंट्रोल माय फीलिंग्स, आई कुड नॉट ओवरकम
द डिज़ायर टू डू सर्टेन थिंग्स, और मैं कर देता था, और बड़े ये समझते थे कि मैं तो असल में बड़ा ही नाहंजार बच्चा हूँ। मुझे परवाह ही सही, नहीं कि बड़े क्या कह रहे हैं। दे वुड नॉट अंडरस्टैंड माय फीलिंग्स। सही, ये है जो जी, मसला है। उसको उस जी, तरफ से रीइंटरप्रेट करने की कोशिश करें, और इसमें जितना भी हो सके कोशिश करें कि बड़ा स्पेसिफिकली कोई वाकया निकाल लेंगे ना, तो उसको हम सब सही, साथियों की मदद से कोई सुपरफिशियल, कोई मतलब कोई फैंटेसी का वाकया निकाल लें कि इस तरह अगर वाकया हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। आप देखेंगे इंशाल्लाह उसके अंदर हम वी विल ट्राई टू सॉल्व इट, किस तरह हम ठीक, उसको अप्रोच कर सकते हैं फिर। ठीक। चलिए सर, मैं इंशाल्लाह इस पे थोड़ी-सी लिख के नेक्स्ट टाइम फिर आपसे बात बिल्कुल, बिल्कुल, दैट विल बी गुड। ठीक अच्छा है, जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सर। ये वेलकम जी। जी, एक क्वेश्चन हमें चैट में है मोई साहब, फातिमा का, कि हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दिस इर्रेशनल बिलीफ? देखिए, कोई भी बिलीफ जो है, एनी बिलीफ that you have, and you find that it is basically a mental pattern, or I mean, I believe in something which is not always going to be true, तो उसके बारे में कॉन्शियस हो जाना जो है ना, ये समझ लेना कि ये मेरे साथ ये वाकया हो गया है। अब मैं उसको आई विल ट्राई टू कीप रिफ्यूटिंग इट एंड सीइंग ऑब्जर्विंग माई सेल्फ कि किधर मेरा ये अमल जो है उस बिलीफ से गाइड हो रहा है, और उसको दोबारा से रिव्यू करूं, बार बार रिव्यू करूं कि ये फिर मेरा एक्टिव हो गया था। मैं अपने एक्शन पे, यानी जब आप ये कहते हैं ना ये मेरा बिलीफ है, तो वो असल में आपने क्यों कहा है कि कुछ एक्शन ऐसे हुए हैं कि जिसके अंदर आपको बिलीफ दिखा है, उनके बारे में व्हेन यू बिकम कॉन्शियस, और ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दें ज़हनी कि मैंने आइंदा इसको इस तरह से देखना है, और अपने इंटरनल डायलॉग को चेंज कर दें। ये आपके जितने भी बिलीफ्स हैं, ये इंटरनल डायलॉग से बने और इंटरनल डायलॉग से चेंज हो जाएंगे। हम वो करते नहीं हैं, हम वो इंटरनल डायलॉग नहीं करते, यानी कुछ हमारी फियर्स भी इन्वॉल्व हैं इसमें। वो जब आप करेंगे ना तो पता चलना शुरू होगा कि इसमें क्या, इसलिए क्योंकि दो लोगों का एक ही बिलीफ होता है, वो उससे निकल नहीं पा रहे होते, लेकिन दोनों के फियर्स हो सकता है बिल्कुल डिफरेंट हो, तो ये बड़े पर्सनलाइज्ड होते हैं। आप इसको अगर करके देखें, गिव गिव मोर एलैबोरेट एक्सप्लेनेशन कि ये बिलीफ है, मैं इससे निकल नहीं पा रही है, आपको ये पता चल जाएगा कि ये बिलीफ किस वक्त एक्टिव हुआ था, मैं उस वक्त अगर कुछ और करता तो क्या करता और क्यों नहीं किया मैंने। इस एनालिसिस में जब आप पढ़ेंगे तो मामला असल में क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अपने इस बिलीफ के खिलाफ करना, एक्सपेरिमेंटली करना शुरू कर दें। आपका अगर ये बिलीफ लेट्स से ये है, ये कोई भी और है, तो एक्सपेरिमेंटली मिसाल के तौर पर कोई वाकया ऐसा हुआ था पीछे माजी में कि जिसके बाद जो आपको रोके हुए है, आज एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या हर सूरत में वही नतीजा निकलता है। नहीं, आई मीन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल रियलिटीज, वी आर टॉकिंग अबाउट डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स स्पेशली। और मे बी मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, फेल हो गई, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब मेरी सारी जिंदगी में ये इन्वेस्टमेंट फेल होती रहा करेंगी? नहीं, करके देख लेते हैं। मेक अ स्मॉल एक्सपेरिमेंटल, टेक अ स्मॉल एक्सपेरिमेंटल स्टेप, तो आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। तो एब्सोल्युटली। इसका इसका प्रिसाइज और आंसर ये है कि इसके दो तरीके हैं। एक है प्रैक्टिकल तरीका एक्शन लेने का, लेकिन वो फिर पहले आपको बिलीफ पता होना चाहिए, और दूसरा तरीका है इंटरनल रेफ्यूटेशन का कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, वो देख के ऑब्जर्व करके, साथियों को देख के। और क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसका ये ख्याल हो कि मेरी सारी इन्वेस्टमेंट्स फेल हो जाएंगी और फिर वो कामयाब भी हो गया हो? तो इसका मतलब है कि एक आदमी का बिलीफ तो ऐसे ही बस सुपरस्टिशंस हैं जो बन जाती हैं। ट्रू। प्लस मोई साहब, आई थिंक यही वो चीजें होती हैं कि जहाँ पे लाइफ कोचिंग कैन हेल्प आल्सो। राइट। जी, मोहम्मद उमर, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वो पिछला जो बिलीव था सर, उसके बारे में मुझे एक बात करनी थी बच्चों के बारे आप किस बिलीफ के बारे में, पिछले वाले के बारे में? में। जी सर। राइट। तो अब जैसे बच्चे हैं सर, तो उनमें जो लर्निंग हैबिट है या उनका जो इंटरेस्ट है पढ़ने में और सीखने में, तो वो एक तो वो बिल्ड नहीं हो पा रहा जी। उसमें ऐसे करते हैं बच्चे थोड़े
तो वो है ना अपने खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका, तो बस सारे दिन खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो। हम्म। अदरवाइज़ उन्हें कहो कि भई ये किताबें हैं, इन्हें पढ़ लो, इसमें ले लो, कुछ रीडिंग हैबिट्स हैं, वो ले लो। उसमें वो इंटरेस्ट है ही नहीं उन्हें, और वो मतलब स्कूल तो जाते नहीं, और घर में भी उनका ये है कि बस अगर उन्हें छोड़ दिया जाए, मतलब हम उनसे ज़्यादा डाँट-डपट नहीं करें उनके साथ में, तो बस फिर तो उन्होंने घर में उधम मचा देना और बस पूरी सारी चीज़ें तहस-नहस कर देनी, और उसमें वो काम ही नहीं करते रीडिंग की तरफ को। तो इसके बारे में अगर हो सकता हो कुछ के मतलब उनके अंदर कोई इस तरह की बात डेवलप कर दी जाए। अब जैसे बचपन है उनका, तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिवली है, तो एकदम बहुत जल्दी वो चीज़ें चली आती है दिमाग में, निकलती नहीं जल्दी से। अब अगर आपको उन्हें ये ढीला छोड़ दें बिल्कुल, जी जी, हाँ फरमाइए, आई एम तो सॉरी। फिर उसके बाद तो अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो फिर वो मतलब सारा काम उन्हें उन्हें कुछ करना ही नहीं उसमें, तो उन्हें तो बस खेलना, खेलना और खेलना। जी, ये बताइए, आपको अपना वो बचपन याद है जब आपको रीडिंग का शौक कब डेवलप हुआ था आपको? हाँ, कभी भी नहीं ज़रा, अभी तक भी नहीं है। राइट। मतलब होना भी नहीं चाहिए था। यानी देखिए, मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ, रीडिंग हमारे यहाँ जिस तरह से सिखाई जाती है, उसमें किसी भी सोचने समझने वाले आदमी का शौक उसकी वजह से डेवलप नहीं हो सकता। ठीक है जी। यानी मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा ना, मैं आप देखेंगे, मिसाल के तौर पर आप प्रोग्राम्स वो देखने शुरू कर देंगे, आप उसके बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे, आप जिस चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो कहानियाँ ही क्यों ना हो। एक ज़माने में लोगों को बड़ी मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने का शौक होता है। ऐसा नहीं है कि कहानी वेस्ट ऑफ टाइम होती है, इट टीचेज़ यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन सवाल ये है कि बैट हैज़ अ बैट, और इस तरह की चीज़ों से आप अंग्रेज़ी सिखाते हैं या रीडिंग सिखाते हैं जब, तो वो जो रीडिंग है, ना तो यूँ समझ लें कि एक बच्चा जब किताब पढ़ता है ना, तो असल में वो कहानी को या बात को एन्जॉय नहीं कर रहा होता, ठीक है? वो असल में एक एक स्किल सीखने की कोशिश कर रहा होता है, कि जो स्किल उसको सीखने में बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, और फिर उसको ग्रेड किया जाता है, उसको दूसरों के मुकाबले में खड़ा किया जाता है, उसको पास और फेल करार दिया जाता है। रीडिंग इज एक्चुअली इंसान को जो क्यूरियोसिटी है उसके अंदर, उसके नतीजे में उसके अंदर रीडिंग नेचुरली डेवलप हो सकती है, बिल्कुल नेचुरली डेवलप हो सकती है, जब आप उसको ये बताते हैं। अब तो और बड़ी चीज़ें आ गई हैं जो रीडिंग से डिस्ट्रैक्ट करने वाली हैं, वीडियोस आ गई हैं, ये और तरीके आ गए हैं। तो उसकी किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है, नील पोस्टमैन की, डेथ ऑफ चाइल्डहुड, कुछ इस तरह करके उसका नाम है। यानी आई डोंट रिमेंबर इज द फुल नेम, लेकिन ये डेथ ऑफ चाइल्डहुड जैसा ही कोई नाम है। यानी वो यही बता रहा है उसमें कि जो रीडिंग थी ना, रीडिंग इट वाज समथिंग दैट दैट मेड यू एन एडल्ट। और अब क्या हुआ है कि एक आप और आपका 5 साल का बच्चा एक कमरे में बैठे हैं और वो टीवी देख रहे हैं, और दोनों को जो खबर मिल रही है वो एक ही मिल रही है। यानी जिस बेसिस पर आप एडल्ट बनते हैं अब, उसके लिए कुछ स्किल नहीं चाहिए, सिर्फ टीवी ऑन करने की एबिलिटी चाहिए, और वो अडल्टहुड मौजूद है। यानी ये मसला है जो रीडिंग के आगे रुकावट बन गया। लेकिन वी कैन एक्चुअली अपने घर के माहौल के अंदर अगर हम ये रखते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने पसंद की चीज़ें, जो उनके शौक की चीज़ें हैं, ठीक है जी। यानी आई एम श्योर कि बच्चों को जो है खेल कूद का शौक अपनी जगह पे, लेकिन मिसाल के तौर पर उनकी बहुत सारी ज़िंदगी में सवालात होंगे, वो क्या है चीज़ें जो कि उनके शौक की हैं, जिनको वो एक्सप्लोर करना चाहें, मे बी चैट जीपीटी ही के साथ एक्सप्लोर करना चाहें, और छोड़ दें, वो भी तो रीडिंग ही है ना। यानी असल चीज जो आपको करनी है वो ये देखनी है कि किस बच्चे को क्या शौक है, और उसको उधर से अप्रोच करना है रीडिंग की तरफ लेके आने में। मैं आपको इसमें अपना वाकया सुनाता हूँ जी। यानी व्हेन ये मेरे जो बच्चे जब पढ़ रहे थे, तो उसमें माय डॉटर्स वर डूइंग प्रीटी गुड, माय सन वाज नॉट, उसको कोई बहुत शौक नहीं था पढ़ाई शढ़ाई का, और वो बस ऐसे ही यानी पास हो जाया करता था। और यू नो जिस तरह से ओ लेवल्स ए लेवल्स भी कर लिया था उसने। ए लेवल्स करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये जो मैंने मामला किया है इसके साथ, इस पर ज़बरदस्ती करने का, ये मामला वैसे ही बैकफायर कर जाएगा। एंड देन व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज आई ट्राइड टू हेल्प हिम आउट, कि जो कुछ तुम करना चाहते हो ना, व्हाटएवर यू वांट टू डू,
लेट्स ट्राई टू डू दैट। ठीक है, यानी छोड़ दें इसको, पढ़ाई करनी है नहीं करनी है इसको छोड़ देते हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू। और उसने जब मुझे अपनी पसंद बताई तो वेरी ऑनेस्टली टू बिगिन विद तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा ही आ गया। यानी उसने मुझे कहा कि मैं कुत्तों की ट्रेनिंग का काम करना चाहता हूँ, डॉग ट्रेनिंग, आई वांट टू बिकम अ डॉग ट्रेनर। नाउ दैट वाज, मैं ज़ाहिर है वादा कर चुका हुआ था, तो एक बड़ी आजमाइश में अल्लाह ताला ने पहले ही स्टेप पे डाल दिया। बट व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज, मैं जब बाहर कभी भी जाया करता था तो मैं उसके लिए किताबें मैंने जमा करनी शुरू कर दी डॉग ट्रेनिंग के ऊपर। और दैट इज फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड एक्चुअली डेवलपिंग एन इंटरेस्ट इन रीडिंग, कि मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करूं, देखूं कि लोगों ने क्या कहा है। इसके बाद उसको फोटोग्राफी का शौक हुआ, फोटोग्राफी का जब शौक हुआ तो मैंने उसके लिए फोटोग्राफी की किताबें जमा करनी शुरू कर दी। सो यू सी व्हाट यू कैन डू इज ट्राई टू फाइंड आउट कि वो बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। अच्छा, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक की उसकी रीडिंग की जो एबिलिटी है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। अब माशाल्लाह माय सन हैज़ ग्रेजुएटेड, he's a very good designer, actually a 3D designer, और इसने बड़ा अच्छा काम किया है माशाल्लाह। एंड which he did his, जब सारी पढ़ाई भी की उसके बाद वो रीडिंग उसके अंदर शामिल ही थी, रीडिंग राइटिंग सब कुछ। तो वो आपको जल्दी में नहीं पढ़ना है, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो कुछ हो गया है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों को रीडिंग सिखाते हैं, रीडिंग एक प्लेजर एक्टिविटी बनने के बजाय एक टॉर्चर बन जाती है। यानी अब बच्चा जो है वो उसको लेके बैठ जाएगा और सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये आई डोंट वांट टू डू इट। तो व्हेन यू डोंट वांट टू डू इट, हाउ कैन यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग इट? ये है मसला। आपको बात समझ में आएगी जी? यानी असल मसला ये कि जो उनके शौक है ना, उनकी जिंदगी की कुछ सवालात हैं, उनकी भी कुछ इंटरेस्ट्स हैं, उनकी कुछ दिलचस्पियां हैं, उधर से अप्रोच करने शुरू करें। आप ये ना सोचें कि मैंने क्या क्या चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ कि ये क्या क्या पढ़ लें। वो उसको नेचर पे छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, हो जाएगा वो भी काम इंशाल्लाह। थोड़ी देर सवेर हो जाएगी, कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है जी। एंड यू हैव टू टेक इट थ्रू दिस वे कि यानी हम हमारी पूरी की पूरी एजुकेशन बच्चों को बेसिकली वो करवाती है जो उनके ना जिंदगी से रिलेट करता है ना उनके इंटरेस्ट का होता है। तो क्यों इंटरेस्टेड हो पढ़ाई में, ये सवाल है, वो हम पूछते नहीं है। तब क्यूरियोसिटी जो है उनकी वो फाइंड आउट करेंगे अंदर से, उनका जैसे इंटरेस्ट, जैसे जी उनका इंटरेस्ट होगा जरूर, कोई ना कोई बहुत इंटरेस्टेड होते हैं वो। अच्छा, वो जब आपकी तरफ से नहीं पूरा होगा तो और तरफ से पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड देन उनको ये बताएं, ये आहिस्ता आहिस्ता बताएं, यानी उनको अपने एक्सपीरियंसेस बताएं कि हाउ डिड यू लर्न अबाउट थिंग्स। जिन चीज़ों के बारे में आपकी दिलचस्पी होती है, चाहे वो सियासत ही क्यों ना हो, चाहे वो मुल्क की सियासत ही क्यों ना हो, आपकी जो दिलचस्पी होती है उसके लिए आप बड़े शौक से पढ़ते हैं चीज़ें। लेकिन आपको अगर वो चीज़ें पढ़ाने की कोशिश की जाए कि जिसमें आप ही को ना दिलचस्पी है ना ज़िंदगी का मसला है, वो आपके जिस दिन बनेगा ना, जिस दिन बनेगा उस दिन आप सीख लेंगे। यानी अब तो ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं कि आपको अगर बेसिक स्किल्स आती हैं, यानी रीडिंग की स्किल आती है, आपको समझ, यू हैव कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लैंग्वेज आपकी ठीक है, तो आप जो चाहे सीख सकते हैं ज़िंदगी में। आज आप अगर वो सारा जो मैट्रिक में हमने पढ़ा था कोर्स मैथमेटिक्स का, उसको अगर आप फिर से पढ़ना चाहें तो आप बड़ी सेंसिबली वो समझ में आ जाना शुरू हो जाएगा। खान एकेडमी में जाएं, उसको उसके कोर्सेज करें, आपको यू विल स्टार्ट अप्लाइंग मैथमेटिक्स। जो सब्जेक्ट्स आपको पसंद नहीं थे वो आपको पसंद आने शुरू हो जाएं, अगर आप अपने इंटरेस्ट से अप्रोच कर रहे हैं। तो ये है जिस चीज़ को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। हम्म, उसमें भी जो बड़े बेटी हैं मेरी दोनों, एक बड़ी वाली एक से छोटी, तो अभी अभी उनका सेंटर में एडमिशन कराया, वो मेहंदी वगैरह सिखाते हैं लगाना। तो उसमें बड़ा इंटरेस्ट है उन्हें, मतलब उन्हें कहने की भी जरूरत नहीं होती, वो खुद से तैयार हो जाते हैं। वो अपने जो उनका होमवर्क है उसके अंदर ऐसे, मतलब अगर उन्हें आवाज भी दो तो वो सुनते ही नहीं, वो ऐसे लगे रहते हैं वो डिजाइन बनाने में। और उसके लिए उन्हें बुलाओ, बेटे मैथ है फिजिक्स है पढ़ लो, इधर आ जाओ। बिल्कुल। बस फिर उसके बाद में उन्हें वो बाकी आनी शुरू हो जाती है। और वो बिल्कुल सही, आनी भी चाहिए। यानी वो जिस दिन उनका मसला बनेगी वो चीज़, उस दिन आप देखेंगे कि कोई मसला नहीं होगा, वो 24 घंटे पढ़ने को तैयार हैं। फिर जो जब मेरी जात मैं का यहाँ हम अभी ये ध्यान में रखिएगा कि हमारी पूरी की पूरी एजुकेशन असल में इस बेसिस पे चल रही है
कि दूसरा क्या चाहता है कि मैं क्या करूं, जैसे मेरी दिलचस्पी कैसे पैदा होगी। अच्छा, और इंटरेस्ट नहीं है तो लर्निंग नहीं आ सकती। आप इम्तिहान पास कर लेंगे, लर्निंग नहीं हो सकती। लर्निंग तो इंटरेस्ट से होती है, लर्निंग एक्सप्लोरिंग से होती है, एक्सप्लोरेशन चाहती है, वो क्यूरियोसिटी चाहती है, वो क्यूरियोसिटी की सेटिस्फेक्शन चाहती है। लर्निंग इधर से होती है, वो फ्रीडम चाहती है। एक सवाल उसमें सर मेरा भी है कि जैसे ये रीडिंग हैबिट है तो इससे मतलब बिल्ड कैसे करा जाएगा? पढ़ने में जो इंटरेस्ट है और ये जो इसकी जो कंसिस्टेंसी है, जो लगातार चीज़ों को पढ़ना होता है। अब मान लिया हम एक स्किल सीख रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम शुरू-शुरू में तो उसमें बड़ा शौक होता है चीज़ों का और उसमें हम इंटर भी ऐसे करते हैं बड़े शौक के साथ में। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि बस ये है कि आधी किताब हो गई तो उसके बाद में फिर ये है इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है सही। और फिर उसे पढ़ने में मन नहीं लगता है। सही। तो इसके लिए क्या करना है सर? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आपको आधी किताब के बाद इंटरेस्ट खत्म होने की वजह समझ में आ जाए। लेट्स से आपको मालूम ये हुआ कि इस किताब से मेरा वो जो मसला था ना वो पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हो रहा। आपका इंटरेस्ट क्या उस मसले से खत्म हो गया है कि जिसकी वजह से आपने किताब पढ़नी शुरू की थी, या किताब से खत्म हो गया? इन दो चीजों को देखें। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, उस इशू से ही खत्म हो गया, तो आपको नया इशू होगा। देखिए, रीडिंग की हैबिट कल्टीवेट नहीं की जाती, इसको एक तो ज़हन में रखें। इट इज नॉट अबाउट कल्टीवेटिंग रीडिंग हैबिट, इट इज अबाउट कल्टीवेटिंग द हैबिट ऑफ एक्सप्लोरेशन। मैं जिस चीज को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैंने शुरू की एक किताब और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे ये पूरी तरह समझ में नहीं आ रही, और क्योंकि समझ में नहीं आ रही तो इंटरेस्ट खत्म होना शुरू। फील्ड से खत्म नहीं हुआ, उस किताब से खत्म हुआ। तो मैंने उससे पहले की कुछ किताबें पढ़नी शुरू कर दी और उसके बाद उसको पढ़ा तो ठीक हो गया। यानी ये आपको उसको डायग्नोज करना है कि मसला असल में है क्या। जब आप उधर से अप्रोच करेंगे ना, लेट से एक आदमी का मसला था, उसने एक चीज को ठीक करना था और वो चीज उसकी 2 चैप्टर्स पढ़ के ठीक हो गई है, अब बाकी चैप्टर्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है उसका, तो नहीं है तो नहीं है। जिस दिन वो मसला बनेगा तो पढ़ लेगा। यानी रीडिंग हैबिट इज नॉट समथिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द टॉपिक यू आर रीडिंग अबाउट। आपका असल में जो इंटरेस्ट है वो उस टॉपिक से है, जिंदगी के मसाइल हैं कुछ, मुझे उनको ठीक रखना है, मुझे उनके बारे में समझना है। जिस दिन ये समझ पैदा हो और हर आदमी डिफरेंट है, एक आदमी का मसला कुत्तों की ट्रेनिंग है और एक आदमी का मसला जो है फलसफा है, मिसाल के तौर पर क्या कर सकते हैं। लेकिन रीडिंग हैबिट तो दोनों की डेवलप हो जाएगी अपनी अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को जब वो एक्सप्लोर करेगा। ट्रू। सर, थैंक ये मोस्ट वेलकम जी। यू। फातिमा, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। इसमें मुझे एट टाइम्स ऐसे भी तो होता है ना कि कोई बिलीफ अडॉप्ट करने में, जैसे कि ये बिलीफ जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, पास्ट रिमेन्स ऑल इम्पोर्टेंट, और ये सही भी होता है। आपने वाकई में कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया होता है जिसकी वजह से योर पर्सनैलिटी is impacted now, and your behavior and feelings are being impacted on a daily basis. लेकिन फिर उसमें ये चीज़ भी तो होती है कि जैसे हमने ये देखा था, हाउ इट अपीयर्स इन विक्टिमहुड एंड पावरलेसनेस, वो कहीं न कहीं आपको सर्व करने लग जाती है। बिकॉज़ उससे जो है ना, आप इज़िली रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्केप कर लेते हो, पीपल कम फॉर योर रेस्क्यू, और आपको अटेंशन मिलती है, यू एंड अप गेटिंग व्हाट यू वांट। राइट। तो उससे ना कहीं न कहीं आपको फ़ायदा भी पहुँचने लग जाता है, तो आपका इंटरेस्ट नहीं रहता कि आप इसको चेंज करो। राइट। हाँ, और उसमें मुझे ये समझ नहीं आती देन हाउ टू लाइक गेट दैट शिफ्ट, कि अंदर से वो मोटिवेशन आए कि यार नहीं, दिस इज़ नॉट राइट एंड आई नीड टू लुक एट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। नहीं, उसके मतलब लिए तो कोई या तो कोई, जी सॉरी, सॉरी प्लीज डोंट। अगर तो मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मैं अब आके अपने पेरेंट्स को जो हूँ ना, लाइक अपनी मदर को अंडरस्टैंड करना शुरू किया है, बिकॉज़ मुझे पहले उनसे बहुत शिकायतें होती थी, लेकिन अब एट टाइम्स ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल उनकी तरह रिएक्ट कर रही होती हूँ चीज़ों पे। हम्म। तो मुझे समझ आता है कि ओह!
क्या वो भी इस मेंटल टॉर्चर से गुजरती होंगी? वो भी मेबी वो भी कितनी अज़ियत में रहती होंगी? क्योंकि मुझे तो सिर्फ़ उनका मेंटल प्रोसेस तो मुझे नहीं नज़र आता था। राइट। तो मुझे तो उनका सिर्फ़ बिहेवियर नज़र आता था। बट दैट लाइक हैपेंड इन अ वेरी नेचुरल वे। मुझे मतलब लाइक अगर आप कहें ना कि मैंने किया है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने किया है। इट जस्ट हैपेंड। तो उसमें मतलब मुझे सब अगर आप अपनी अवेयरनेस इसको ठीक करना चाहो, नहीं, उसमें आपने ठीक तो कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ रिकग्नाइज किया है। आपने मिसाल ठीक करने की नहीं दी, आपने मिसाल एम्पैथी के डेवलप होने की दी है। ये जो एम्पैथी की डेवलप होना था, डेवलप हुई है। ठीक है, ये जो एम्पैथी का डेवलप होना था, ये खुद आपको असल में तब हुई है। मिसाल के तौर पर आप जब उसी सिचुएशन में आई थी और आपको ये ख्याल आया कि शायद वालदा भी ये सोचती थी, तो आपने उसको एक साइड पे रख देना था, ब्रश साइड कर देते हैं आप, तो ना होती डेवलप, एम्पैथी भी ना होती। यानी आपका जो है, व्हाई डिड यू डू दैट, व्हाई डिड यू कंसिडर दैट? बिकॉज वो जो फीलिंग थी आपकी वालदा के लिए, वो आपको डिस्टर्ब कर रही थी। यू वांटेड टू फाइंड अ रीजन कि ऐसा क्यों वो कर रही थी, जो कि आपके लिए ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री हो जाए। समझा नहीं? जो आपके लिए ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री हो जाए उसकी एक्सप्लेनेशन, वंस यू अचीव दैट, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। इसी तरह से आपको जब ये पता चल गया कि मैं असल में डिपेंडेंट हो गई हूँ, आई वांट पीपल सिंपैथीज, आई वांट पीपल अटेंशन या जो भी, तो इससे ऊपर उठने की कोशिश करें। यानी लेट्स से इफ यू डोंट गेट पीपल सिंपैथीज, अगर आपने ये डायग्नोज कर दिया है, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक डायग्नोज किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन लेट्स से किसी आदमी के अंदर ये मसला है कि वो ये चाहता है, तो वो थोड़ी देर के लिए सवाल करे कि अगर मैं ना करूं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। ये वो एक्सप्लोरेशन है जो हम करते की थी हमने। मैं इसीलिए बार बार उसकी तरफ जाता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल उससे रिलेट करती है। जब जब हम कहते हैं ना कि किसी बिलीफ को चेंज करना है, एक तो ये ध्यान में रखें कि ये बिलीफ हम बनाते नहीं है। ऐसा नहीं होता कि ये हमने बनाते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा ये फिर हम इस ईमान के साथ जिंदगी गुजारेंगे, ये इस तरह नहीं होता। ये वो बिलीफ नहीं है। ये इस बिलीफ का मतलब ये है कि विच एक्चुअली जिंदगी के तजर्बात से हमारे अंदर बन जाता है। यस एग्जैक्टली, वो आपने एक्सपीरियंस ही ऐसे किया है लाइफ को। एक्सपीरियंस ऐसे किया, रियलिटी। राइट। और वो रियलिटी जो है, वो बेसिकली उसमें मेरी परसेप्शन शामिल है। ठीक है, मैं उसको और एंगल से देखूं, यानी मेरे साथ हम दो लोग थे, हम दोनों ने एक ही चीज एक्सपीरियंस की, हम दोनों की डिफरेंट रियलिटीज हैं और हम दोनों के डिफरेंट बिलीफ्स बने हैं। ये एक वाक्य है ना जो हो जाता है, इसको तो हम बहुत ऑब्जर्व करते हैं। ये कैसे हो जाता है? यानी कोई ऐसा तो नहीं कि दो आदमी जो एक ही किस्म के माहौल में पलते बढ़ते हैं वो एग्जैक्टली एक जैसे निकल आते हैं, फिर तो मसला ही नहीं था। यानी असल प्रॉब्लम ये है कि वो एक आदमी उसी माहौल से रिटेलिएट कर देता है और रिबेल कर देता है, और दूसरा उससे कंप्लायंट बन जाता है, और तीसरा उस पर क्रिटिकली गौर कर रहा होता है और उसमें से पिक एंड चूज के तरीके पे देख रहा होता है कि हाँ ये तो ठीक है, ये ठीक नहीं है जो मैंने माहौल से सीखा। ये तीनों ही एटीट्यूड्स डेवलप हो जाते हैं इंसान की अपनी अवेयरनेस से। तो आपने अगर इस चीज के बारे में, लेट्स से यू फील दैट सम बिलीफ इज गिविंग यू एन एडवांटेज, लेट्स से ऑफ पीपल्स अटेंशन, तो थोड़ी देर के लिए ये पूछना है आपने, इफ यू लूज दैट अटेंशन तो क्या होगा? वो जो फियर है उसको पहले निकालें, हाईलाइट करें कि व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट। इफ यू लूज दैट हेल्प तो क्या होगा, जो आपको अभी मैसर आ जाती है। उसके बाद देखेंगे क्या अजम्पशंस हैं आपकी, उसके उसके अपने कुछ बिलीफ्स हैं जो मौजूद हैं। इस बिलीफ की वजह से कुछ जिंदगी में ऐसा नहीं कि ये बिलीफ बना है तो बस खत्म हो गई बात, नहीं, कुछ और बिलीफ बन रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक आदमी का बिलीफ ये है कि इफ आई गेट पीपल्स अटेंशन, थिंग्स विल गेट इजीली डन, वरना मुझे बहुत मेहनत। इफ आई गेट पीपल्स अटेंशन, इफ पीपल आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मेरा एडवांटेज नहीं लेना चाहेंगे, मुझे खाम का एक्स्ट्रा काम नहीं देंगे, वरना मेरे ऊपर बोझ लादते जाएंगे। ठीक है, यानी अगर ये फियर्स हैं तो इनके अपने कुछ बिलीफ्स हैं और उनको भी ओवरकम करना है। जिंदगी तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में रखेगी हमें। ओके, सही है। लेकिन इसको तो उसके भी सब बिलीव्स होंगे। एब्सोल्युटली बिल्कुल होंगे। यानी आप ये जो चीज है, ये जो वाक्य है, ये तो असल में एक चीज के बारे में आपका रवैया बता देगा कि ये होगा। अब
ये चीज़ लेट्स से कि मेरे 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 माज़ी में जो कुछ भी हुआ है, मैंने उसको सामने रखकर आज के कुछ फैसले किए हैं। तो उसमें आप गौर करिए, ज़रा थोड़ी देर के लिए वाक़ई गौर करें। मैं आपको बताऊँ, इंसान में इतना ज़्यादा बायस्ड होता है उसका नोट करने की जो सलाहियत है उसकी, कि वो असल में उन चीज़ों को नोट कर लेगा कि जो उसके उस बिलीफ के मुताबिक है, उन चीज़ों को नोट नहीं करेगा जो उसके मुताबिक नहीं है। ये मेरा तो मेरा इस मामले में बड़ा तजर्बा हुआ इस चीज़ के बारे में कि व्हेन यू फील, मेरे से किसी ने कहा कि ये जो साहब है ना, ये बड़ी अच्छी प्रेडिक्शंस करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा क्या प्रेडिक्शंस की? उन्होंने बताया कुछ। मैंने कहा इनसे कहें कि करें 10 प्रेडिक्शंस करें, मैं आपको अभी लिख के देता हूँ कि उनमें से कुछ गलत होंगी, कुछ गलत नहीं होंगी। आपको याद वो रह जाएंगी कि जो ठीक हुई हैं। इसलिए क्योंकि आपका बिलीफ ही है कि वो बड़ी अच्छी प्रेडिक्शंस करते हैं। ये है इंसान का बायस। ठीक है? अच्छा, और मुझे वो याद रह जाएंगी जो उनकी गलत साबित हुई हैं। इसलिए क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि कोई आदमी भी पूरी सही प्रेडिक्शन नहीं करता। ठीक है? जो मर्जी हो जाए। तो आपका जो मेंटल पैटर्न होता है, आप उस हिसाब से ही चीज़ों को एक तरह से आज ये इससे हम डेटा ना को रहा सिलेक्ट मेंटल कर रहे पैटर्न होते हैं। से हम अवेयर हो गए हैं। ठीक है? हुँ, जब हम इससे अवेयर हो गए हैं तो नाउ द फर्स्ट स्टेप इन करेक्टिंग अ मेंटल पैटर्न इज टू बी अवेयर ऑफ इट, कि मैं चीजों को इस तरह से देखता हूं। आप ठीक भी कर सकते हैं। अब आप सही। इसमें जो आपके लिए सबसे आसान तरीका होता है ना ठीक करने का, सबसे आसान तरीका वो ये होता है कि ऑब्जर्व करना शुरू कर दें कि किधर किधर इससे हटके होता है मामला। आपकी अपनी जिंदगी में भी आपको नजर आएगा, होता है, हुँ, लेकिन हुँ। वो नोटिस में नहीं आ रहा होता। तो बेसिकली उसके काउंटर जो एविडेंस है, वो एक तरह से आप वो जमा इकट्ठा करना कर शुरू रहे हैं। कर दें। एग्जैक्टली। सही है। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम जी। इसमें मोहित साहब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव एनएलपी के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि लिमिटिंग बिलीफ्स को हम एनएलपी में लिमिटिंग डिसीजंस भी कहते हैं। या राइट। जिस तरह आप अभी कह रहे थे कि जब तक अवेयर नहीं है हम, तब तक वो बिलीफ हो सकता है कि सब राइट। अनकॉन्शियस में हमारे है, लेकिन जैसे ही हम अवेयर हो गए, कंटिन्यूइंग टू हैव द सेम बिलीफ अब एक फैसला है जो हमने किया हुआ है। राइट राइट एब्सोल्युटली। और बिल्कुल हमारे ठीक। पास ये ताकत है कि हम अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू अपने अनकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर रहे हैं और उस बिलीफ से जान छुड़ा लें अपनी। बिल्कुल सही बात है। और ये जो कुछ हो रहा है ना बिलीफ के बारे में, ये बात ज़हन में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। और मैं इसको शुरू से इसकी कोशिश करता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस हो जाए। आपकी कॉन्वर्सेशंस बनाती हैं ये बिलीफ्स। आपकी अपनी ज़ाती कॉन्वर्सेशंस, एक्सटर्नल कॉन्वर्सेशंस, जिन चीज़ों को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये असल में आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाती हैं, वो इंटरनलाइज हो जाती हैं। एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट अनलेस यू आर वेरी कॉन्शियस ऑफ इट। वो आपकी assumptions बन जाती हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड assumptions। उससे हिलते ही नहीं हम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इससे जरा सी स्लाइटली रिलेटेड टू इट बट स्लाइटली डिफरेंट एग्जांपल है कि अब मुझे नाम एग्जैक्टली भूल गया, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर्स से उसकी रूटीन के बारे में जो क्वेश्चन किया उन्होंने, तो उसने वन ऑफ द मेन थिंग्स ही सेड वाज कि वो मैच में जाने से पहले जो उसकी विनिंग शॉट्स होती हैं, जिसकी उसने तैयारी की होती है, वो विजुअलाइज करता है अपने जहन में, एक दफा नहीं, सैकड़ों दफा, शायद उससे भी ज्यादा। और इवेंचुअली ही स्टार्ट्स बिलीविंग कि he will win and he will play the shots perfectly, and that is such a significant part of his success कि वो इसके बिल्कुल। बगैर करते ही नहीं है मैचेस। तो जो इंटरनल डायलॉग है वो विजुअली भी कॉन्शियसली हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर नेगेटिव ज्यादा है या किसी एक तरफ बायस ज्यादा है, तो हम रेपिटेशन के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू कॉन्शियसली उसको दूसरी तरफ बैलेंस आउट कर सकते हैं, और उसका बिल्कुल। बड़ा ऑब्वियस इम्पैक्ट निकलता है। लोग चैंपियनशिप जीत रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। एब्सोल्युटली जी। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, इस वजह से मैं ये बहुत ज्यादा कहता हूं कि इमेजिनेशन जो है ना आपकी, वो इट कैन बी अ वेरी बिग, इट कैन प्ले अ वेरी मेजर रोल इन चेंजिंग आवर हैबिट्स। हम इमेजिन करने लग पड़े कि हम ये करेंगे,
और बार-बार इमेजिन करें, उस पिक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएँ, ठीक है जी? जब ज़्यादा से ज़्यादा चलाएँगे, तो वो जितनी इलैबोरेट इमेजिनेशन होगी, उतना उसको रियल कर इसकी मैं आखिरी दर्जे की जो हैरतनाक मिसाल है, वो अगर आपको दूँ, तो वो ये है कि जो लोग सिर्फ़ इमेजिनेशन में एक्सरसाइज़ करते हैं, सिर्फ़ इमेजिनेशन में, यानी कोई और एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे, ठीक है? कोई फिज़िकल एक्सरसाइज़, वो कहते हैं कि उनके मसल्स पे भी को तकरीबन 5 टू 10% ऑफ द रियल फ़र्क पड़ जाता है। I mean, I don't know about it. I have not conducted this research. इसको आप भी चेक करें कि क्या ये बात ठीक है। यानी आपने इमेजिन ये करना है पूरी तरह से कि मैं वो कर रहा हूँ, वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है? एंड थिंक अबाउट इट कि कितना ज़ोर लग रहा है और क्या हो रहा है। यू नो, जस्ट क्लोज योर आइज़ एंड इमेजिन दिस एंड योर मसल्स विल स्टार्ट बिहेविंग दैट वे, बिकॉज़ ये सब कुछ जो हो रहा है, ये आपके दिमाग में हो रहा है। दिस इज़ द इनक्रेडिबल नेचर ऑफ आवर ब्रेन्स। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जी, फरिया आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। अ, सर कोई आप जैसे नौशाबा को कह रहे थे कि रीफ्रेम कर लें जो भी है। लेकिन सर कुछ चीज़ें तो रीफ्रेम नहीं हो सकती, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट देम एंड जस्ट मूव ऑन फ्रॉम देयर। आप अब्यूज़ को आप कैसे रीफ्रेम कर सकते हैं? यू एक्सेप्ट कि अच्छा ये हुआ मेरे साथ, खत्म हो गई बात, अब नाउ लेट्स मूव ऑन फ्रॉम Right, देयर। right. Well, I would agree with that. यानी reframe in the sense that वो जो जिधर चीज़ जो है वो असल में आपको आपकी इंटरप्रिटेशन पे डिपेंडेंट है ना, वो है जो रिफ्रेम हो सकती है। यानी हम जी। ज़िंदगी में इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों की, अक्सर हाँ, चीज़ों की। कई चीज़ों की कोई दूसरी इंटरप्रिटेशन एटलीस्ट मेरे तो दिमाग में नहीं आती। नहीं यानी देखिए, इंटरप्रिटेशन जिधर होगी ना इन्वॉल्व्ड, ये तो आपने जिस चीज़ का ज़िक्र फरमाया है, ये वाक़या है, ये इसको कहते हैं, ये डेटा है। ठीक है? हुँ, इसके बारे में ये कहना कि ये मिसाल के तौर पर इंटरप्रिटेशन इसके बारे में अब होगी कि ये आदमी ऐसा कैसे हो गया? ये इंटरप्रिटेशन का जी। मसला है। वो वाक़या इंटरप्रिटेशन का मसला नहीं है। यानी देखिए, ये बात कि नौशाबा ने जिस तरह फरमाया कि वालिद साहब आते थे और फिर कुछ दिन ठहर के चले जाते थे, ये वाक़या है। इसमें ये हुँ, हुँ। इंटरप्रिटेशन नहीं है। ठीक है? इंटरप्रिटेशन क्या हो रही है कि जिसके नतीजे में गुस्सा चढ़ रहा है, इस वाक़ये से नहीं गुस्सा चढ़ रहा। इस वाक़ये से, मैं उस वाक़ये की बात नहीं कर रहा जो आपने जिसका ज़िक्र फरमाया है। ज़ाहिर है कि वो तो एक जुर्म है। वो तो अगर पता चल जाएगा, इसको पब्लिक कर दिया जाएगा, तो उसको लोग सज़ा भी दे देंगे इसके बेसिस पे। वो वाक़या है। दैट इज़ नॉट ओपन टू इंटरप्रिटेशन। वो तो अब एविडेंस का मसला है सिर्फ़, कि अगर आप उसको सज़ा दिलवाना चाहते हैं तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए, बस ये मसला है उसमें। इट इज़ नॉट अबाउट जज के लिए वो इंटरप्रिटेशन होगी। हुँ। अच्छा, मैं ये डिफरेंस नहीं कर पा रही थी। ठीक है, ये इन दोनों में फ़र्क होगा जी। जी, ठीक है, थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम जी। इसमें एक मोहित साहब और पॉइंट भी है। जैसे बहन ने कहा ना अब्यूज़ के केस में और इस तरह के मामलात में, इसमें भी रिफ्रेमिंग बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करती है। उसकी एक मिसाल अगर मैं दूँ तो वो ये है कि हम इस किस्म के किसी वाक़ये को जिसमें अब्यूज़ है या कोई ऐसा सिवियर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है जो एक एंड से ज़्यादती है दूसरे के साथ। उसकी रिफ्रेमिंग इस तरह से भी हो जाती है कि हम उस वाक़ये को डिफाइन कैसे करते हैं। हम वो लकीर कहाँ खींचते हैं कि अब ये वाक़या यहाँ पे ख़त्म हो गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के साथ बिज़नेस में लॉस हो गया, उसके साथ चोरी हो गई, उसके साथ ज़्यादती हो गई या उसके साथ धोखा हो गया। स्टोरी को यहाँ भी ख़त्म किया जा सकता है। वो ये भी स्टोरी ख़त्म हो सकती है कि उसके विदिन 5 इयर्स उसने रीबिल्ड करके और दोबारा उससे ज़्यादा सक्सेस गेन कर ली। अब वो ये स्टोरी वही है, लेकिन अब नाउ दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ स्टोरी ऑफ अब्यूज़, इट्स गोइंग टू बी अ स्टोरी ऑफ अ कमबैक। हुँ, वो इसी तरह जो मैन सर्च फॉर मीनिंग, वो सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है इसकी कि अगर वो जब तक उसके ऊपर ज़ुल्म ज़्यादती हो रही थी और उसके सारे ख़ानदान वालों को उसके सामने कत्ल कर दिया गया इतने ज़ुल्म से, वहीं तक
वो उस लाइन ड्रॉ कर देता अपनी स्टोरी की, तो वो प्योरली एक स्टोरी ऑफ अब्यूज होती। लेकिन उसका रिजल्ट में उसने रिस्पॉन्स कैसे किया, जो 100% उसके हाथ में था। When that becomes part of the same event, Hmm. it changes the meaning of the event. It Right. changes the purpose of the event. राइट। यानी देखिए इसमें भी मैं आपसे अर्ज करता हूँ, एक है वो इससे वो वाक्य नहीं चेंज हुआ। यानी ये जो हम पीछे बात कर रहे थे ना, कुछ दिन पहले की बात है, जब मैंने कहा था कि देयर विल बी टाइम वेयर जिधर आपके पास ऐसा रहेगा कि जिंदगी ने जो ऑप्शंस हमें दी होती हैं, मिसाल के तौर पर एक आदमी ने गाली दी है, मैं आगे से गाली दूंगा या चुप कर जाऊंगा या माफ कर दूंगा, ये मेरे हाथ में है, ये मेरी चॉइसेस हैं। कभी कभी जिंदगी चॉइसेस ही खत्म कर देती है। ठीक है जी, वी हैव नो चॉइस। जैसे जिस तरह से अभी फरिया ने फरमाया कि अब्यूज का मामला हो गया, या किसी को एट्रोशियसली या जुल्म ज्यादती करके कैद कर दिया गया, उसको वो काली कोठरी में डाल दिया गया। ये इस तरह की सिचुएशंस में जो अब मसला है वो इस वाक्य की इंटरप्रिटेशन का नहीं है, बल्कि अपने एटीट्यूड को क्या रखना है। क्या मैं हार मान लूं, होपलेस हो जाऊं? ये जो आपने बात फरमाई है, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, और इन बोथ केसेस इट्स अ ब्यूटीफुल, बोथ द एग्जांपल्स आर गुड एग्जांपल्स ऑफ कीपिंग योर एटीट्यूड पॉजिटिव इवन इन द फेस ऑफ व्हाट लाइफ इज डूइंग टू यू। देयर इज नो, यहाँ पर आपने वाक्य को रिफ्रेम नहीं किया। ठीक है, ऐसा नहीं किया कि नहीं नहीं मैं कैद ही नहीं हुआ, या ये कि नहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं, आपने कहा कि हो गया नुकसान, लेकिन जिंदगी चल रही है, और जिंदगी में एक नुकसान से जिंदगी खत्म नहीं करनी मैंने। ये जो एटीट्यूड आपने अंदर एक आदमी हो सकता है इसी नुकसान के नतीजे में ही कहे कि यार कोई फायदा नहीं, जिंदगी भर मेहनत कर लो, कोई फायदा नहीं, लोग इस तरह लुटेरे हैं। और एक आदमी कहता है लुटेरे भी मिलेंगे जिंदगी में। ये मैंने कोई गारंटी तो नहीं ली हुई कि मेरे पास सारे जो है वो सिंसियर लोग इकट्ठे होंगे। आई हैव टू कीप वर्किंग, आई कांट गिव अप। यहां पर आपने अपने एटीट्यूड को कंट्रोल में रखा है। एटीट्यूड की चॉइस कभी भी जिंदगी में खत्म नहीं होगी। आपने किस एटीट्यूड से जिंदगी को अप्रोच करना है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। यानी वो किसी उसने जो अल्फाज यूज किए हैं वो ये हैं कि लोग मेरे हाथ पैर तो काट सकते हैं, लोग मुझे गालियां दे सकते हैं, लोग मुझे इनडिग्निफाइड तरीके से मेरे साथ बिहेव कर सकते हैं, मैंने किस तरह से सोचना है, मैंने क्या रखना है अपने एटीट्यूड को, ये वो मेरे से चॉइस नहीं ले सकते। और दिस इज द अल्टीमेट फ्रीडम ऑफ मैन, अल्टीमेट फ्रीडम ऑफ मैन। ठीक है जी, आप जो मर्जी कर लें। अब्यूज के बाद मैं खुदकुशी भी करने को तैयार हूं, और मैं ये कहता हूं कि हो गया जो होना था, अब मैंने आई विल बी ऑन गार्ड, लेकिन मैंने जिंदगी को, मैंने उन लोगों के लिए कि जिनको अब्यूज किया जाता है, मैंने एक पूरी मूवमेंट चला देनी है। ये दोनों ही किस्म के लोग होंगे, और दोनों में फर्क क्या है? दोनों का रिस्पॉन्स, एटीट्यूड, ये फर्क है। वाक्य तो एक ही है। Absolutely. ठीक है, Absolutely. एंड दिस इज व्हाट मेक्स वन पर्सन। देखिए ये वो चीज है, ये वो एटीट्यूड का है, ये वो इंटरनल डायलॉग से बनने वाले एटीट्यूड का असर होता है कि एक आदमी फिरौन बन जाता है और एक आदमी मूसा बन जाता है। So true. इसकी एक स्लाइटली मुख्तलिफ एग्जांपल, और अब आई एम गोइंग लिटिल फर्दर अवे फ्रॉम जो हम लास्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, लेकिन स्टेइंग विद इन के पास्ट के जो हमारे इरेशनल बिलीफ अबाउट द पास्ट है। एक बड़ी कॉमन एग्जांपल व्हिच आई हैव रेड एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड आल्सो इज कि लोग अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में एक सर्टेन पॉइंट पे जाके यूजुअली स्टैग्नेट कर जाते हैं, और वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज कि जिस वजह से उनको, जिस एटीट्यूड की वजह से और जिस तरह के से काम करने की वजह से, जिस माइंडसेट की वजह से शुरू में उनको बड़ी एक्सेलरेटेड ग्रोथ आई होती है, वो शुरू की एक्सेलरेटेड ग्रोथ के बाद वो अपना एटीट्यूड चेंज कर देते हैं और वो उसको अपने रीसेंट पास्ट से प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम्म, हम्म, और हेंस होता ना, जैसे कहते हैं ना कि आई एम नॉट वेयर आई एम टुडे बिकॉज ऑफ व्हाट आई डिड टुडे, इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट आई डिड इन द लास्ट 5 years, राइट, पास्ट 10 years। वो हम भूल जाते हैं। हम पास्ट के परसेप्शन को इस तरह अप्लाई करना शुरू कर देते हैं एज इफ हम यहीं थे हमेशा। राइट।
बिल्कुल ठीक है। सबसे recent example I came across, he's actually a cousin of mine, very inspiring person. Or I met him after a very long time. Very successful, mashallah, personally be, professionally be. And I was realized that one of the most fearless people I have ever known in my life, अब एक इंतहाई cautious आदमी बन चुका है. हम्म, और somehow what he attributes his entire success to is his cautiousness now. जबकि obvious सी बात है, सबको पता है कि उसकी main success का reason is being courageous, being experimental and trying everything. हम्म, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। दैट्स अ वेरी 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 गुड एग्जांपल। इंसान किस तरह से अपने इस एटीट्यूड को दे रहा होता है क्रेडिट, जबकि असल में जो कामयाबी मिली थी वो पहले मिली थी। Absolutely, हम्म। absolutely. ताहिरा, आप कुछ पूछना चाह रही थी? आप अगर पूछना चाहें तो हमारे पास अभी 2-3 मिनट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वाले सर। खैरियत से जी? एक्चुअली मैंने तो कुछ कहना नहीं था, बट अली ज़फ़र साहब ने चूँकि कह दिया तो मुझे लगा कि मुझे कुछ कहना ही चाहिए। आई डोंट नो, ये ट्रिवियल सी मे बी बात है, बट मे बी मेरा फिर दिल चाहा कि मैं ये शेयर करूँ। बाज़ औक़ात किसी का अ, एक जुमला या कोई एक बात भी आपको, मतलब शायद लाइफ चेंजिंग तो एग्जैक्टली नहीं, बट बहुत आप पे असर करती है। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड से, वो जो हम बात करते हैं ना कभी, कि मुझे किसी ने कुछ कहा मेरे इन-लॉज़ में, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह की हूँ भी नहीं कि बहुत बातों को बहुत वो इस तरह की बातों को इम्पोर्टेंस दूँ या इस तरह की बातें करूँ करती थी अपने हस्बैंड से। नो, आई हैव नॉट बीन दैट टाइप। बट कभी-कभी होता है ना कि आप यू फील कंपेल्ड कि नहीं, ये बात तो मुझे करनी ही है। तो हाँ, किसी ने मुझसे कुछ कहा और मैंने उससे वो बात कही, तो उन्होंने मुझे ये एक जुमला कहा कि बट यू आर नॉट लाइक अदर पीपल, यू आर डिफरेंट। तो मैं डिफरेंट थी या नहीं, मुझे पता है कि इस जुमले से onwards I wanted to be different and I एब्सोल्युटली। tried to be different. Mat- like I just wanted to share this. तो ब्यूटीफुल जी, ब्यूटीफुल। मेरा दिल ये चाहा कि इस वक्त ये इस फिनोमेना को जो भी आपने शेयर किया है, अ वेरी वंडरफुल थिंग दैट यू जस्ट शेयर्ड। यानी इस फिनोमेना को अगर कोई पढ़ना चाहिए जी, तो वो जो है ना, उसकी किताब, उसका जो प्ले है, इसका बर्नार्ड शॉ का पिग्मेलियन इफेक्ट, वो ज़रूर देखें। उसको ज़रूर देखें। पिग्मेलियन इफेक्ट के बारे में छोटे-छोटे प्लेज़ बने भी हुए हैं। वो अगर आप वो ना पढ़ना चाहें तो वो प्लेज़ को देख लें। लेकिन पिग्मेलियन इफेक्ट है ये। दिस इज़ कॉल्ड द पिग्मेलियन इफेक्ट। ठीक है? यानी व्हेन यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम समवन, आपको अगर आप अपने बच्चे को अगर ये समझते हैं कि मेरे से झूठ बोलेगा, तो असल में क्या होगा? यू विल स्टार्ट ट्रीटिंग हिम इन अ वे कि वो झूठ बोलेगा, और वो भी इसको समझता है। सो स्टार्ट एक्सपेक्टिंग गुड फ्रॉम अदर्स एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग गुड फ्रॉम अदर्स। वो पिग्मेलियन इफेक्ट, उसका जो प्ले है, उसमें उसने इस चीज को ड्रामेटाइज किया है कि किस तरह से एक इंसान की जिंदगी सिर्फ इसलिए बदल जाती है कि उससे लोग एक्सपेक्ट डिफरेंट करने लग पड़े हैं अब, और वो उसके मुताबिक बिहेव करने लग पड़ता है। कभी गौर कीजिएगा, सीरियसली गौर कीजिएगा, that you actually behave differently in different environments because you believe that you are expected to behave differently from the behavior that you take at your home. For instance, आप मैकडोनल्ड्स जाकर और एक ये जो लाला मूसा में है ना, ड्राइवर खाबे जो होते हैं, इधर वो है ना एक दाल बड़ी मशहूर जो मिला करती थी, मुझे अब उसका नाम नहीं याद है, लेकिन वो इन दोनों जगहों पर जब जाते हैं जिधर चारपाइयाँ बिछी होती हैं, और जब मैकडोनल्ड में जाते हैं, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव डिफरेंटली एंड दैट इज व्हाई यू बिहेव डिफरेंटली। ये दिस इज सच ए स्ट्रॉन्ग फिनोमेना। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग जी। जज़ाकल्लाह जी।
ठीक जी। सर मैं बात कर सकती हूँ? जी फरमाइए। जी, जी। मैं ज़रा-सी एक बात ये थी कि वो आई एम सो सॉरी कोई कॉल आ रही थी, तो मैं आपका जो फर्स्ट पार्ट था, जो आपने मुझे जवाब दिया, मैं नहीं सुन पाई। आई डोंट नो कि मुझे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, कि जो पिग्मेलियन इफ़ेक्ट से मैंने आपकी बात सुनी है एंड आई हैव अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। लेकिन शुरू का हिस्सा आपने क्या कहा? मैंने कहा ये आप बहुत समझते हैं? इम्पोर्टेंट बात आपने फरमाई है। आई थिंक दैट इसको अगर आप बिल्कुल स्टेटमेंट दे देना कि ये क्या बात है। व्हेन यू रियलाइज दैट योर हस्बैंड एक्सपेक्ट्स यू टू बी डिफरेंट, यू वांटेड टू बी डिफरेंट, ठीक जी, है। जी, वी स्टार्ट एग्ज़ैक्टली। बीइंग व्हाट वी थिंक इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस। हम वैसे बिहेव करने सही, लग पड़ते हैं। आप इस तरह से समझिए कि बहुत सारे बदमाश सिर्फ इसलिए बदमाशी करते हैं क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि बदमाशी करेंगे, ठीक है। ये मसले हैं। यानी दैट इज अ सीरियस इशू। वो मैं एक दफा यूनिवर्सिटी में गया था, एक यूनिवर्सिटी में मैंने उनसे ये कहा बाहर निकल के कि आपके ये जो मैं जिस हॉल में था उसमें जगह जगह पे लिखा हुआ है अपने सामान की खुद हिफाजत करें। तो यहाँ पर जी, आपने एक एक्सपेक्टेशन कम्युनिकेट की है लोगों के बारे में कि हमारे स्टूडेंट्स चोर हैं, हमारे यहाँ चोर पाए जाते हैं। तो यू प्लीज डोंट जी, डोंट बी डिसअपॉइंटेड इफ यू गेट वन और मोर देन वन। अगर जी, हम ये मैसेजेस देना शुरू कर दें दैट वी आर ऑल सेफ हियर, वी आर ऑल अमंग आवर ओन पीपल, यू स्टार्ट seeing a difference. I mean, there will be exceptions, obviously, but you will start seeing differences. जी, जी, यहाँ पे किसी ने कोई बात करना चाही थी जी, मेरा ख्याल है। हाँ जी सर, मैं बात I करना I चाह रही wanted थी। to say thank ओह! you, sir. मोस्ट वेलकम जी, Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। ये असल में मुझसे गलती होगी कि मैंने वो ताहिरा खालिक को अनम्यूट कर दिया इंस्टेड ऑफ ताहिरा मजहर। असल अच्छा जी, रिक्वेस्ट ताहिरा मजहर ने की थी, तो ताहिरा अच्छा, खालिक, अपॉलजीज फॉर पुटिंग यू एट द स्पॉट, बट डिस्पाइट दैट आपका कमेंट बहुत अमेजिंग रहा। राइट। ताहिरा मजहर, आप प्लीज गो अहेड, क्योंकि मेरी जी, गलती है, तो मैं मोइस साहब से रिक्वेस्ट करके तो कुछ जी, एक्स्ट्रा जी, टाइम 1-2 मिनट ले लेता हूँ। नो प्रॉब्लम। Oh, thank you so much. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम Um, warahmatullahi जी। Sir, actually, I wanted to ask you that, as you know, like my father is a surgeon. Actually, he's a super, super specialist. And apart from that, doing his like working in the hospital, स्टूडेंट्स को सर्जरी भी सिखाते हैं उनके फाइनल फाइनल ईयर में। सो सो मुझे एक ऐसे फील होता है कि आई नेवर वांटेड टू बी अ डॉक्टर, बट दिस हैज़ बीन लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फ़ोर्स किया गया है मेडिकल और मेडिसिन में आने के लिए। जबकि I was always a very average student and I never wanted to do all these things. मेरा जो इंटरेस्ट है वो बहुत डिफरेंट है. It is always trackings and hiking and mountain climbing and all those stuff. And I'm always like very happy doing these stuff. लेकिन किसी तरह से वो प्रेशर इतना था, ना चाहते हुए भी फैमिली ने मेडिसिन में किसी तरह भी करा दिया और मैं बिल्कुल मेरे एवरेज मार्क्स पे पास होती थी। लेकिन जब मैं अपनी पसंद की चीज़ें करती हूँ, तो आई डू वंडर्स इन माय थिंग्स लाइक हाइकिंग एंड माउंटेन क्लाइंबिंग और व्हाटसोएवर। तो आई हैव बीन टू लाइक जब मुझे इस चीज़ में मुझे मौका दिया गया कि हाँ, ठीक है, तुम मतलब करके दिखाओ कि तुम क्या कमाल कर लोगी हाइकिंग के अंदर। तो आई वेंट टू माउंट एवरेस्ट एंड आई प्रूव्ड इट टू माय सेल्फ फर्स्ट दैट येस, जो मैं करना चाहती हूँ अगर आप मुझे उसकी इजाज़त दें करने के लिए, तो आई कैन डू रियली वंडर्स इन दैट। So my father, he saw that, and after like doing all that, um, he told me कि अच्छा ठीक है, अब तुमने ये कर लिया, अब नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट अब तुम्हें जो है वो दूसरे पहाड़ों को जाकर फ़तह करना है या तुम चाह क्या रही हो? अपना करियर क्या बनाना चाह रही हो? सो आई वांट यू टू लाइक मेडिसिन में आओ और अपना हॉस्पिटल में काम करो, इन सब चीज़ों को सँभालो। सर, मैं नहीं कर सकती, मुझे बहुत मुश्किल लगता है ये सब कुछ। इनफैक्ट मुश्किल इन द सेंस कि मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल ही फ़ील नहीं होता। सर, मैं एक एक ब्लेड से पोस्टमार्टम नहीं कर सकती। मैं दिन की 20 सर्जरीज़ में अब्बू के साथ खड़े होकर मैं नहीं कर पाती। मुझे अभी भी खून से प्रॉब्लम होता है
किसी को भी खोलकर उसका पेट आप जो है वो अंदर मतलब आई कैन नॉट डू दिस। इट्स हॉरिबल फॉर मी कि तो मुझे सर अब ये बोलना ये है कि इतनी लंबी स्टोरी जो अब मैंने आपको सुनाई है, उसके बाद ये कि मैं समहाउ फ़ील कर रही हूँ कि अब्बू का बाज़ दफ़ा इतना डोमिनेटिंग रवैया हो जाता है और अब्बू क्योंकि इतने सक्सेसफुल डॉक्टर हैं और एक प्रोफ़ेसर हैं अपने हिसाब से, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी की वजह से मेरी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा दबना शुरू हो गई है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं मेरी चीज़ों में बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा है। यहाँ तक कि ऐसा हो गया है कि अब जैसे घर में कोई जैसे वो सर्वेंट है, हेल्पर हैं तो कल हम किचन में ऐश गार्ड दिस फ्रूट आई वांटेड टू लाइक दिस वेजिटेबल आई वांटेड टू मेक जूस आउट ऑफ इट तो आई वाज़ पीलिंग विद हर तो डोमिनेट करना लाइक यू नो नहीं मैम आप तो जो हो बहुत ज़्यादा इसका छिलका उतार रहे हो और इतना तो आप छिलका उतारोगे तो ये तो पूरा वेजिटेबल वेस्ट हो जाएगा। सो यू नो सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। जो पीलर का साइज़ है, मैं उसी के हिसाब से ऐशगार्ड को पील कर रही थी एंड यू नो आई वाज़ फीलिंग कि हर थोड़ी देर में यू नो जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल दी है, तो वो डोमिनेट करने का एक वो जो अब जैसे हम वेजिटेबल मार्केट गए हैं तो आई हैव माय बजट कि मुझे उस बजट के अंदर इतना फ्रूट लेना है और इतने वेजिटेबल्स लेने हैं। तो वो एक तरीका नहीं मैम यू नो वो ट्रिक करके ऐसी हरकतें करना कि इवन आई वांट टू बाय दिस या मुझे फिर उसके बाद अपने लिए कुछ शॉपिंग करने जाना है तो आई वांट टू बाय दीज़ क्लोथ्स फॉर माय सेल्फ इफ यू कैन हेल्प मी इन दैट। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो गया है कि आई एम नॉट इवन एबल टू से दैट नो दिस इज़ बियॉन्ड माय बजट। आई गेट माय सर्टेन मेरी एक पॉकेट मनी होती है, मैं उससे ज़्यादा आपके लिए जाकर चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। तो सर आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग तो मेरे अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट होती जा रही है। The other day I was like in the operation theater with अब्बू के साथ थी तो वो 10 ऑपरेशन के बाद I said I cannot do it. I just came आगे आगे के 10 ऑपरेशंस आप खुद करिए. I just came back home. So and I got so frustrated and एक तो सर मुझे इंडिया में वैसे भी समझ में नहीं आ रहा होता है because I'm more happier in Nepal. So this is making me very low और अब मुझे ऐसे लग रहा है मैं घर में क्या मैं किसी के साथ भी डील ही नहीं कर पा रही हूँ। So, what am I supposed to do? From where to start? I wanted to ask you that, sir. You have to start from, okay, I'm just going to answer this part of the question, ठीक है जी? And this should answer quite a bit. एक तो ये कि आप सबको हक दे दें कि उन्होंने जो कहना है वो कहना है। Start enjoying that. You said your father is a dominant personality and he would like to dominate you बहुत and you know and get you to take a decision. That's his right. हर आदमी का ये हक है और वो कर ले। आपने ये फैसला करना है कि मैंने डोमिनेट इस मामले में नहीं होना और ना हो। ओके सर ये पॉसिबल ही नहीं है सर मैं नहीं, ये बात पॉसिबल है। आपने असल में इसका रास्ता ढूंढना है। अब्बू जो है वो ना वो लाइंस बोलना स्टार्ट कर देते हैं नो नो वेट मतलब कि वेट मैं वेट ओके देखिए मैं आपसे जो चीज अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि वी कैन टॉक अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, वी कैन ईदर टॉक अबाउट हाउ टू मेक योर फादर लेस डोमिनेंट। वी कांट डू ओके एनीथिंग अबाउट इट। ये हमारी डोमेन से बाहर की चीज है। योर फादर इज नॉट हियर, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट हिज प्रॉब्लम, ही इज नॉट सेइंग दैट आई एम अ डोमिनेंट पर्सन यू नो एंड आई डोमिनेट यू नो पीपल एंड गेट देम टू डू व्हाटएवर आई वांट देम टू डू। ये वो नहीं कह रहे। मैं अगर वो ये बात करेंगे तो मैं उनको उनका उस हिसाब से मशवरा दूंगा। आपने ये फरमाया कि दैट यू बिकम लिटिल अनकंफर्टेबल व्हेन पीपल स्टार्ट डूइंग और बिहेविंग दिस वे, you know, whether it's your helpers or your father or anybody else. तो you have to get over this problem. ये आपकी प्रॉब्लम है। जी सर ये बात समझ में आ गई? यानी दुनिया जी ने आपके लिए बदलना नहीं है और आप ये एक्सपेक्ट भी ना करें। दुनिया से मेरी मुराद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योर फादर डज नॉट केयर, ही व्हाटएवर ही इज डूइंग इट फॉर योर बेनिफिट, यू नो, ही बिलीव दैट दिस इज फॉर योर बेनिफिट। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट एंड बट द थिंग इज दैट it's making you feel uncomfortable, so you have to, it's your responsibility to take care of your discomforts. ये बात समझ में आ गई? जी सर असल में इस उसूल को पहले तो समझना है
क्योंकि अगर आप इस उसूल पर नहीं खड़ी होंगी तो आपकी सोच अक्सर औकात अपने सर्कल ऑफ कंसर्न में चली जाएगी कि वो क्या कर रहा है, आपने ये देखना है कि मैंने क्या करना है। राइट। आप कुछ लिमिटेशंस हैं आपकी कि मैं ये चीजें नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं कि इतनी लिमिटेशंस हैं कि अब आपको डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इतनी लिमिटेशंस नहीं है कि आप मुलाजिम की बात सुनते हुए तो आप लाजिमन सब्जी काटना या सब्जी को पील करना छोड़ दें, ये लिमिटेशन नहीं है। कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ चॉइस। आपने वो चॉइस ढूंढनी है, और अगर ना मिले तो फिर अगले हफ्ते फिर आके इस पे बात करें, तो इंशाल्लाह इस पर हम मजीद बात कर लेंगे। ठीक है जी, श्योर सर। जी सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। राइट जी, जी इजाजत जी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम ये वालेकुम, हमारा खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।